मोनिका को विनय के सेक्रेटरी को पसंद नहीं थी। भाग एक। हमने अभी 2 माह पहले ही अपने इस नए घर में शिफ्ट किया है। विनय के ऑफिस में उन दिनों काम बहुत था। कुछ विदेशी क्लाइंट आए हुए थे, इसीलिए वह सुबह जल्दी ही घर से निकल जाते थे और उनके वापस आने का भी कोई समय नहीं था। अंकित ने स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, इसीलिए मैं पूरा दिन घर को सजाने संवारने और सामान को सेट करने में जुटी रहती थी। दिन कब बीत जाता कुछ पता ही नहीं लगता। अभी यहाँ कोई काम वाली बाई भी नहीं मिली जो मेरी कुछ मदद ही कर देती। भीड़ भाड़ वाले शहर से दूर यह नया बस स्टैंड है। इक्का दुक्का कोठियों में ही लोग रह रहे हैं। ज़्यादातर घर अभी बन ही रहे हैं। पास पड़ोस में कोई है ही नहीं दूसरे दूर दूर जो इक्का दुक्का घर आसपास भी हैं, उनमें रहने वालों से जान पहचान करने का भी समय ही नहीं मिलता। वैसे हम भी इतनी जल्दी इस सुनसान सी जगह में शिफ्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक तो अपने नए घर की खुशी और दूसरा हम जिस किराए के घर में रह रहे थे उसका प्लीज टाइम ख़त्म हो चुका था। इसीलिए हमने यहीं आना तय कर लिया। उस दिन मैं किचन में बर्तन और दालों के डिब्बे आदि लगाने में व्यस्त थी। तभी बेडरूम से आई जोरदार धमाके की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। घबराई हुई जब मैं बेडरूम में पहुंची तो वहां का मंजर देखकर मुझे चक्कर सा आ गया। मैं तुरंत स्वयं को संभाला, क्योंकि यह घबराने का नहीं बल्कि अंकित को संभालने का समय था। मुझे समझते देर नहीं लगी कि अंकित शायद मेरी मदद करने के ख्याल से अपने खिलौने और किताबों के डब्बों का सामान अलमारी के ऊपर रख रहा था कि स्टूल से उसका पैर फिसल गया। वह जहाँ गिरा था वहाँ कांच के फूलदान और शोपीस रखे हुए थे। उसके उन पर गिरने से वह टूट गए और कांच के टुकड़े उसके हाथ पैरों में कई जगह चुभ गए। इससे उसे कई जगह से खून बहने लगा। घबराओ नहीं कहते हुए मैंने उसे वहाँ से उठाया और उसके जख्मों को डेटॉल से साफ करने लगी। एक जगह पर गहरा घुसा कांच का टुकड़ा बाहर निकाला तो वहाँ से खून की तेज़ धार बह निकली, जिसे देखकर मैं घबरा गई। इस नई जगह पर आसपास डॉक्टर कहाँ मिलेगा? ऑटो या टैक्सी भी कैसे और कहाँ आएगी? अंकित का चेहरा दर्द से पीला पड़ा जा रहा था। ऐसे में मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। अब तक सारे घरेलू उपचार मैं आजमा चुकी थी, लेकिन हालत बिगड़ती ही जा रही थी। मैं घबराकर विनय को फ़ोन मिला ही दिया, यह जानते हुए भी कि वह इस समय बहुत ज़रूरी मीटिंग में होंगे। उनके फ़ोन उठाते ही मैं एक ही साथ में सब कुछ कह गई। मुझ पर एक एक पल भारी पड़ रहा था। फिर जवाब आया कि सर अभी बिजी हैं। यह आवाज़ सुनकर अवाक रह गई मैं। यह आवाज़ तो विनय की सेक्रेटरी की है। जब जब विनय उसकी बात करते हैं, उसके काम के तरीके की तारीफ़ करते हैं, उसे फ़ोन पर बात करते हैं, तो उसे अदृश्य दीवार की चौड़ाई बढ़ती जाती है। मैं अपने भीतर एक अजीब सी घुटन महसूस करने लगती हूँ। इसीलिए जब कभी भी विनय ऑफिस के बारे में बातें करते हैं, मेरी निगाहें उनके चेहरे पर, उनके कपड़ों पर, उनके शरीर पर जैसे कुछ ढूंढने सी लगती है। मैं एकटक उनके चेहरे की भाव को पढ़ने लगती हूँ। बातों बातों में उन्होंने कितनी बार मोनिका का नाम लिया। मन ही मन जीने लगती हूँ। ऐसे में उनकी बातों में मेरा ध्यान ही नहीं रहता। अपनी बसी बसाई गृहस्थी और अंकित के भविष्य की चिंता मुझे घेरी रहती है। बातचीत के दौरान विनय कभी कुछ पूछ बैठते तो मेरे पास उनके सवालों का ठीक उत्तर नहीं होता। वे शुरू में तो कुछ कहा खोई हो कहकर रह जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे मैं इस व्यवहार से खींचने लगे हैं।
मेरे इस बर्ताव से तंग आकर मेरी निगाहों की भाषा पढ़ने लग गए। इसीलिए अब पहले की तरह मुझे घंटों ऑफिस की बातें नहीं करते। भले ही काम के बढ़ जाने का बहाना करके देर तक ऑफिस में रहते हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वह मुझसे दूर इसी मोनिका के साथ अपना ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं। मेरा मन हर पल अजीब सी उलझन में रहता है। कभी मन कहता है विनय ऐसे नहीं है, वह मुझे धोखा नहीं दे सकते। वह भला अपनी सुखी गृहस्थी और इकलौते बेटे को क्यों छोड़ेंगे। लेकिन दूसरे ही पल ख्याल आता है कि आजकल आए दिन कैसा कैसा देखने और सुनने को मिलता है। एक पत्नी के रहते आदमी दूसरी शादी रचा रहे हैं, अपने से छोटी उम्र की लड़कियों से रोमांस करते फिरते हैं। आजकल हवा ही ऐसी चल रही है। क्या पता विनय घर से बाहर क्या करते हैं। कहीं बातों बातों में मोनिका का नाम लेकर मेरी प्रतिक्रिया तो जानना नहीं चाहते। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग अगले वीडियो में है। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।